हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। सॉल्यूशन गुरु की लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया गया है। एमपी एडीपीओ के सिलेबस में ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है शामिल है और ऑल स्टेट जुडिशरी की एग्जाम में भी कॉन्स्टिट्यूशन आता है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, वो मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। तो हमने जो है भाग भाग 2 तक कंप्लीट कर लिया था और भाग 3 का भी एक पार्ट हो गया है। भाग 3 में भी हमने ब्रेक करके 3 पार्ट में कवर करवाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है भाग 3 और इसमें जो केस लॉ है ना उसको हमें भी देखना है। तो उसको जो डॉक्ट्रिन वगैरह है, रीट है, ये सब कुछ हमको भाग 3 में मिलेगा। तो सबको अलग अलग कवर करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। एक ही वीडियो एक क्लास में सारा कवर नहीं हो सकता। और भाग 3 में से ही हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी। तो आप जुड़े रहिए, लास्ट तक की वीडियो जरूर देखिए। और चलिए तो शुरू करते हैं। भाग 3 में हमारा जो है आर्टिकल हमने 14 कर लिया था, जो विधि के समक्ष समता समान संरक्षण जो है इसमें केस लॉ भी हमने कर लिया था। अब हम आर्टिकल 13 देखते हैं। हमने राज्य की परिभाषा भी कर ली थी। अब हम आर्टिकल 13 से 18 तक देख लेंगे आज के इस वीडियो में। और हम कल की क्लास में जो है 19, 20, 21, 22 से 19 से तो 32 तक हम कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा है। उसमें भी बहुत केस लॉ है। 19 में, 20 में, 19 और 21 दो में ज़्यादा केस लॉ है, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उनको हम अलग से कवर करवा लेंगे। तो 3 वीडियो आपके ये भाग 3 में देखने को मिलेंगे। 3, ठीक है, भाग 3 में 3 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक वीडियो और बनाना पड़ जाए, क्योंकि रीट वगैरह जो सबको डिटेल में अच्छे से पढ़ना होगा, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये हम तरीका आपको बताएंगे। सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे सभी चीज़ों की। तो लास्ट तक बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज का जो हमारा ये हमने आर्टिकल 13 देखेंगे आज। आर्टिकल 13 में डॉक्ट्रिन दिए हुए हैं, 2 डॉक्ट्रिन। एक दिया है एक तो न्यायिक पुनर्विलोकन, जो आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो है कॉन्सेप्ट, वो 13 में दिया हुआ है आर्टिकल 13 में। और ये जो है इसमें 2 जो सब आर्टिकल दिए हुए सब क्लॉज दिए हुए हैं। आर्टिकल 13 में 2 सब क्लॉज है, वैसे तो 4 सब क्लॉज है, ठीक है, 4 सब क्लॉज है, लेकिन जो ये 2 है इनमें डॉक्ट्रिन दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले में डॉक्ट्रिन एक्लिप्स का जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कि ग्रहण का आच्छादन का जो सिद्धांत है, वो 13(1) में दिया हुआ है। और 13(2) में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का जो है वो दिया हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पृथक्करणिता का सिद्धांत इसमें दिया हुआ है, आर्टिकल जो है 13(2) क्लॉज 2 में। तो ये दोनों इसमें दी हुई बातें हैं। एक इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है केस लॉ भी दिए हुए हैं, तो वो आपको इसमें देखना है, ठीक है। तो 13 में एक तो ये बताया गया, इसका हेडिंग हम देख लेते, टाइटल देख लेते। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं
वो आर्टिकल 13 में दी गई है। तो पहला, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जहां तक इस भाग के बंदों से असंगत है। तो 13(1) में सिद्धांत जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में पहला कहता है और पास्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में सेकंड कहता है। ठीक है, तो इसमें 2 सब क्लॉज है। पहला पहले वाले की बात करता है, संविधान प्रारंभ होने के पहले की, और संविधान लागू होने के पहले की, और सेकंड वाला बाद वाले की बात करता है। पहला पहले के वाले की बात करता है और सेकंड वाला सेकंड मतलब बाद वाले की बात करता है। तो इसमें जो अनुच्छेद 13 है ना, प्रोस्पेक्टिव भविष्य लक्ष्य लागू होता है। ये जो है भविष्य लक्ष्य है, लागू होता है, और 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ वैसे संविधान, लेकिन ये भविष्य लक्ष्य प्रोस्पेक्टिव लागू होता है। आच्छादन का जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आप सभी जानते होंगे, आपने पढ़ रखा है। तो ये 13(1) में दिया है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो संविधान लागू होने के पहले जो कानून बना दिया गया था, जो लॉ बन गए हैं, अगर वो मूल अधिकारों से असंगत है, उनको कम करता है, उनके जो प्रभाव को कम करता है, तो वो उस मात्रा तक शून्य होंगे, ये वाली बात कहते हैं। तो मतलब जब तक संसद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके कोई लॉ नहीं, मतलब उसमें अमेंडमेंट नहीं कर देता उस लॉ में जो पहले बनाया हुआ है, तब तक वो मरे हुए इसके जैसे ही रहेगा, मृत प्राय रहेगा। और जब संसद जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसमें संशोधन कर देगा उस कानून में, तो वो जो है मतलब संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान लागू होने पर इन विधियों की संविधान के उपबंधों का ग्रहण लग जाता है और उस अवधि में ऐसी विधियां प्रसुप्त अवस्था में रहती है, मतलब सो जाती है, जब तक सोई हुई मानी जाती है। ठीक है, और संविधान विरुद्ध विधि अवस्था ग्रहण अथवा आच्छादन की अवस्था कहलाती है। विधि अथवा संविधान संशोधन द्वारा जब इस प्रकार की विधि संविधान परक बन जाती है, मतलब लॉ बना देता है, मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब अमेंडमेंट कर देते हैं लॉ में संसद, तो फिर वो फिर से जीवित हो जाती है। या आच्छादन जो एक ग्रहण है, जो ढक लिया गया है, उसको वो हट जाता है। ठीक है, उसके इसमें केस लॉ भीकाजी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का मामला है। भीकाजी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 1955 का मामला है सुप्रीम कोर्ट का। इस बात में आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, आच्छादन या ग्रहण का जो सिद्धांत है वो इस केस लॉ में प्रतिपादन इसमें किया गया था। इससे क्वेश्चन आता है, मैं बताती हूँ, क्वेश्चन आता है और आपको पढ़ना किस तरीके से। तो जो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि जो भीकाजी, मतलब ये पूछा जाएगा आच्छादन का सिद्धांत कौन से केस लॉ में एप्लीकेबल हुआ था। तो मतलब जो सिद्धांत है कहाँ से प्रतिपादन हुआ था, इस आच्छादन के एक्लिप्स की जो वो है डॉक्ट्रिन, उसका जो प्रतिपादन हुआ था, उसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 में हुई थी। ठीक है, तो ये केस लॉ आपको याद रखना है। उसके बाद आता है एक केस लॉ है बरार मोटर व्हीकल्स एक्ट 1957। एक क्वेश्चन और आता है, क्या 13(1) 13(2) पर एप्लीकेबल होता है, लागू होता है या नहीं होता है 13(2) पर 13(1)? तो इसका जो आंसर है केस लॉ है, इसका सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में मना कर दिया था। कौन सा केस लॉ? दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इसमें मना कर दिया था कि 13(1) जो है 13(2) पर लागू नहीं होता है। अब सेकंड है इसका दुलारे लोध वर्सेस तृतीय अपर सेशन मतलब अपर न्यायाधीश कानपुर 1985 का मामला है। ये भी यूपी का ही मामला है, कानपुर का मामला है ना। तो दुलारे लोध वर्सेस तृतीय अपर न्यायाधीश कानपुर 1985 सुप्रीम कोर्ट। तो इस सिद्धांत में क्या, मतलब इस केस लॉ में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 13(1) का सिद्धांत 13(2) पर एप्लीकेबल मतलब लागू किया जा सकता है, ये कहा। उसके बाद जो है नागरिक और गैर नागरिक दो सभी पर ये एप्लीकेबल होता है, ये बात भी इसमें कही। 13(2) की बात है तो 13(2) में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का है इसमें। ठीक है, तो मतलब जो कानून मतलब संविधान तो लागू हो गया, उसके बाद कोई लॉ बनाया गया है, बनाता है या स्टेट कोई कानून बनाती है, तो वो ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, इनकंसिस्टेंसी रखता है, मतलब भारतीय के जो अधिकार दिए हुए हैं उनसे अनकंसिस्टेंसी रखता है, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा, ये मना करता है। और अगर बनाता है और बना लिया गया है ऐसा कोई लॉ,
तो क्या किया जाएगा, तो मतलब जो इफेक्ट नहीं डालता है, मतलब जो जिसे मतलब सेपरेट किया जा सकता है, जो कंसिस्टेंसी और अनकंसिस्टेंसी वाला जो पार्ट है, अगर उसको उस पार्ट को अलग किया जा सकता है तो फिर मतलब मौलिक अधिकार जो समानता रखता है, जो विरोधी नहीं है वो भागे, और जो विरोधी भागे उन दोनों को अगर अलग अलग कर किया जा सकता है तो उस वो जो मतलब इस जो अलग अलग करने वाली चीज है ना, उसी को ये सेवरेबिलिटी का डॉक्ट्रिन कहा गया है। ठीक है, और संविधान के बाद बनाए गए कानून जो है ना, प्रारंभ से ही शून्य होते हैं। ठीक है, और पहले अगर संविधान लागू होने के पहले कोई लॉ बन गया है तो वो प्रारंभ से शून्य नहीं होंगे, लेकिन अगर वो असंगत है मूल अधिकारों से तो फिर वो उस मात्रा तक शून्य होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो उल्लंघन करता है संविधान बनाने के बाद के बनाए गए कानून प्रारंभ से शून्य माने जाते हैं इसमें दो में। ठीक है, और पृथक्करणता का सिद्धांत में यही बात है कि हाँ, तो मतलब वो जो है ना शेष प्रावधान जो मतलब असंगत नहीं है, जो समान मतलब उसके विरोध में नहीं है, तो फिर मूल अधिकारों के विरोध में नहीं है, तो फिर क्या किया जा सकता है, उनको मतलब जो प्रभाव नहीं डालते हैं तो फिर वो वैसे के वैसे बने रहेंगे। ठीक है, उनको कोई वो नहीं अलग किया जा सकता है। ठीक है, इसमें केस लॉ है पहला A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1950 सुप्रीम कोर्ट का मामला है, A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य, A.K. गोपालन। और उसके बाद जो है इसमें क्या कहा था, इस मामले में पृथक्करणता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो जैसे क्वेश्चन मैंने बताया कि 13(1) जो है मतलब एक डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किस केस लॉ में प्रतिपादन किया गया था, तो इसका आंसर है भिकाजी राम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 है। और इसके बाद जो ये केस लॉ है पृथक्करणता का सेवरेबिलिटी का डॉक्ट्रिन, ये कहाँ पर एप्लीकेबल हुआ था, कब से लागू हुआ था ये, तो ये हुआ था ये A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें प्रतिपादन किया था। ठीक है, इस केस लॉ से शुरुआत हुई थी। एक केस लॉ और है, इसमें 4 केस लॉ है इसमें। ठीक है, 4 है, एक है मतलब 2 तो बम्बई के हैं। ठीक है, 2 बम्बई के हैं, एक मद्रास का है और एक यूपी का है। तो इसमें है एक मुंबई राज्य वर्सेस FM बलसारा, फिर सेकेंड है मुंबई राज्य वर्सेस RMDC, एक है मुंबई राज्य वर्सेस FN बलसारा और मुंबई राज्य वर्सेस RMDC। तो ये एक जैसे मिलते हुए से केस लो, आपको याद रखने में आसानी रहेगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है पृथक्करणता का सिद्धांत इन केस लो में मतलब पहले तो A.K. गोपालन से प्रतिपादन हुआ और इन केस लो इन पर आधारित है। ठीक है, बाकी के और चौथा है सगीर रहमत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954। अनुच्छेद 13(1) 13(2) के सिद्धांत संविधान के निर्वचन के सिद्धांत कहे जाते हैं। ठीक है, और पर्सनल लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है मतलब पर्सनल लॉ एप्लीकेबल जो होता है उस वो 13(3) में बताया गया है। तो 13(3) में पहले कृष्णा सिंह वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य में कहा गया था कि इस मामले में कहा गया था कि पर्सनल लॉ जो है नहीं आते हैं। ठीक है, 13(3) में पर्सनल लॉ नहीं आते। तो 13(3) A में जो है वो बताया गया कि लॉ कौन कौन सा होगा, तो रूढ़ी वगैरह जो है जैसे अध्यादेश रेगुलेशंस है, तो ये सब जो मतलब विधि का बल रखते हैं वो सब लॉ माने जाएंगे। ये A वाला बताता है 13(3) A मतलब 13(3) A और 13(3) B जो है वो पर्सनल लॉ के बारे में बताता है। सॉरी, तो पर्सनल लॉ के बारे में जो है जैसे मुस्लिम विधि है, शरीयत एक्ट है 1930 मतलब 1937 है, तो उसमें विधि जो प्रवृत्त विधि है ना, तो उसमें प्रवृत्त विधि आती है, उसका जिससे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है उसमें फैमिली लॉ भी शामिल है। ठीक है, जिसका जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है उसमें फैमिली लॉ शामिल है। एक इसमें जो केस लॉ जो है सायरा बानो का जो केस था ना 2017 में सुप्रीम कोर्ट, इस मामले में लॉ नहीं बल्कि इनफोर्स लॉ भी शामिल होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मतलब इसमें फैमिली लॉ शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद 13(1) में सुप्रीम कोर्ट उसके न्यायिक महत्व को देख सकता है।
और इसमें मतलब जो है ना जो 13-3 का जो अपवाद है वो 13-4 में दिया हुआ है। ठीक है, 13-3 का अपवाद 13-4 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें मना कर रहा है। 13-3 में संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है, ये वाली बात ये कह रहा है 13-4। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शामिल नहीं है। और 13-1 न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन कौन कौन कर सकता है? तो मतलब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है ना, तो जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। तो वो जुडिशियल रिव्यू कौन करता है? तो ये जुडिशरी रिव्यू जो है न्यायालय करते, मतलब शून्य घोषित करते। मतलब विधि को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत केवल न्यायालय ही शून्य घोषित कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा लॉ बना लिया गया है जो मूल अधिकारों से असंगत है, उनके विरोध में है, तो फिर मतलब इसमें मतलब है ना उसको शून्य घोषित करने का जो अधिकार है जो कर सकते हैं वो न्यायालय वो कर सकते हैं। और कौन से न्यायालय? वो एक तो सुप्रीम कोर्ट है और एक हाई कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कर सकता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226। तो ये आपको याद रखना है, दोनों को ये अधिकारिता है, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं बस। ठीक है, तो दोनों ही कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है और कई बार पूछा भी गया है इस तरह से, तो आपको ये याद रखना है। और क्यों कब किया जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू? मतलब राज्य द्वारा जो लॉ बनाया गया है, राज्य द्वारा बनाई गई विधि की संवैधानिकता, सत्यता, वैधता और संवैधानिकता, 3 चीजें याद रखनी। सत्यता, वैधानिकता और वैधता या संवैधानिकता, तो इनकी जांच करने के लिए और असंवैधानिक के शून्य घोषित करने की शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है, जो अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायालय को प्रदान की गई है। ठीक है, और न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शुरुआत है वो कब हुई? तो ये मतलब अमेरिका में हुई, अमेरिका से हुई है शुरुआत न्यायिक पुनर्विलोकन की। और केस लॉ है जो है मारबरी वर्सेस मेडिसन केस है, इसमें उससे हुई थी। किसने की थी? जो अमेरिका के चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मार्शल ने इसकी शुरुआत की थी 1803 में, 1803 में। और केस लॉ था इसमें मारबरी वर्सेस मेडिसन। ठीक है, तो इस मामले में जॉन मार्शल ने न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा का प्रतिपादन किया था और पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय में अंतर्निहित है, ये न्यायालय की प्रकृति में ही शामिल होती है, इसमें कहा गया था। और पतंजलि शास्त्री और केशवानंद भारती का जो केस लॉ है उसमें ये कहा गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, न्यायिक पुनर्विलोकन को बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है, आधारभूत ढांचा कहा जाता है। ठीक है, ये कहा गया था इसमें। और डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का सिद्धांत भी यही कहता है। तो अधिकार त्याग का सिद्धांत है। क्या मौलिक अधिकारों का त्याग किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को त्यागने का सिद्धांत। तो क्वेश्चन है, क्या कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है? तो आप ये आंसर आप कमेंट करके बताइए, क्या किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कब किया जा सकता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो ना, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने से आपके बहुत फायदे होंगे। और हमारा प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी ऐप भी है, उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें भी हम इम्पोर्टेंट मतलब चीज़ें करवाते हैं। वहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल है, और आप टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री में वहाँ दे सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल होगा। और अगर कोई सी भी आप जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर हम फ्री नोट्स भी अवेलेबल करवाएंगे प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी पर। तो आप मेंस के नोट्स भी वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने। और जो मैं पढ़ा रही हूँ ये मेंस में भी काम आता है, जुडिशरी एग्जाम के लिए भी, इंटरव्यू में भी ये काम आएगा और प्री में भी पूछा जाता है। तो वही आर्टिकल से और वही तरीका और वही चीज़ें मैं बता रही हूँ। आप बस नोट डाउन करते चलिए, कॉपी पेन जो है आप ले करके बैठिए, और या फिर ये वीडियो को देख करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में। आप अभी अच्छे ध्यान से पूरा अटेंशन के साथ यहाँ पर पढ़िए, आपको बहुत ही हेल्प होगी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, एंड एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और
नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमने सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास करवा चुके हैं, पहले ही आपको कंप्लीट करवा दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप उन तीनों सब्जेक्ट की जो वीडियोस है वो सब देख लीजिएगा, आपकी बड़ी हेल्प होगी। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन से, इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट टॉपिक से वो सब हमने उसमें कवर करवाया। ट्रिक्स भी बताइए कैसे याद करना है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप वो वीडियो देखने के बाद आपको ज़्यादा और कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको डायरेक्ट में एक बार पढ़ना होगा और आप हमारा वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्प होगी। इस पे मतलब मौलिक अधिकारों का त्याग किया जा सकता है या नहीं, इस पे केस लॉ है, आप देख लीजिए। जो केस लॉ है, पहला है बहराम खुर्शीद वर्सेस बम्बई राज्य 1955 सुप्रीम कोर्ट। बहराम खुर्शीद वर्सेस बम्बई राज्य 1955 सुप्रीम कोर्ट। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि त्यागने का सिद्धांत लागू नहीं होता है, भारत में लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार लोकहित में दिए गए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट, लोकहित को छोड़ने का अधिकार किसी को नहीं, ठीक है। और सेकेंड है बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1959 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता है, भारत में त्यागने योग्य नहीं है। किसमें? बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1959 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता है, ये त्यागने योग्य नहीं होते, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मतलब आर्टिकल 15 से, ये डीएलओ के एग्जाम में पूछा गया था। किन किन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 15, 16, 17 और 18, 4 आधार है। तो 15 में क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन से ग्राउंड से दिए गए हैं? तो 15 में 5 ग्राउंड से दिए गए हैं, धर्म, मूल वंश, जाति और जन्म स्थान, ठीक है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। और 16 में एक चीज और ऐड कर दी है, मतलब 16 में 4 आधार दिए हैं। कौन कौन से? उद्भव और निवास स्थान। उद्भव और निवास स्थान भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर मतलब 5 में, मतलब 15 में तो सिर्फ 5 थे, 2 और ऐड कर दिए 16 में, तो उद्भव और जन्म निवास स्थान और कर दिया। पंद्रह एक के आधार पर अनुच्छेद 15(2) में भी भेदभाव नहीं किया। 15(2) क्या है? नागरिक और राज्य दोनों के विरुद्ध है ये 15(2). न राज्य द्वारा भेदभाव किया जाएगा, न ही नागरिकों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 15(2), 17, 23, 24 ये ऐसे अधिकार है जिसमें न नागरिकों द्वारा भेदभाव किया जाएगा और ना ही राज्य के द्वारा, ठीक है। पंद्रह तीन में क्या है? 15(3) जो है 15(1) का अपवाद है। कैसे? विशेष प्रावधान जो करता है राज्य, उसके बारे में। किसके लिए? स्त्री और बच्चों के लिए। तो राज्य स्त्री और बच्चों के लिए भाई विशेष कानून बना सकता है, ठीक है। तो राज्य को नहीं रोका जाएगा क्योंकि ये भेदभाव नहीं है, क्योंकि ये स्त्री और बच्चों की सामाजिक स्थिति को देखते हुए, ठीक है, उनकी स्वाभाविक कमजोर स्थिति के कारण ये प्रदान किया गया है स्टेट को। ये मतलब स्त्री और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है स्टेट, उनको नहीं रोका जाएगा। इसमें केस ला है यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस बम्बई राज्य AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट। यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस बम्बई राज्य AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में मतलब जो ये था, इस मामले का जो मैटर ये था, इसका केस ये था कि इसमें मामला जो मतलब ये मामला था कि जो
मतलब जो जाड़ता वाली 497 जो आईपीसी का सेक्शन है उसमें मतलब सिर्फ भेदभाव करने वाली बात कही कि इसमें स्त्रियों और पुरुषों के साथ भेदभाव किया जाता है। मतलब कैसे, मतलब पुरुषों के साथ भेदभाव किया जाता है, स्त्रियों को मतलब पनिश नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ पुरुषों को पनिश किया जाता है, स्त्रियों को नहीं किया जाता है। तो इसमें ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 संवैधानिक रूप से वैध क्यों है, क्योंकि वर्गीकरण केवल लिंग के आधार पर ही नहीं है, लिंग के जेंडर के आधार पर नहीं है भाई, बल्कि समाज में स्त्रियों की विशेष स्थिति के आधार पर भी किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 15(4) में क्या है, SC ST OBC और विकलांग वर्ग जो हैं उनके लिए विशेष रूप बंद किया। सामाजिक उत्थान के जितने भी कार्यक्रम है वो सब अनुच्छेद 15(4) से कवर होंगे। ये बात 15(4) में बताई गई है। 15(5) को 93वें संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया है। 93rd अमेंडमेंट 2005 द्वारा इसे इंसर्ट किया गया है 15(5) को। क्यों जोड़ा गया है, कौन सा फैसला था जिसकी वजह से 15(5) को जोड़ना पड़ा, क्या मैटर था? तो मतलब ये आरक्षण की बात है, रिजर्वेशन की बात है शिक्षण संस्थानों में। तो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में जो रिजर्वेशन नहीं मिलता, 3 केस लॉ है इसमें। एक ही TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक राज्य 2003, फिर एक और इस्लामिक एकेडमी वर्सेस कर्नाटक राज्य 2003 सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों कर्नाटक राज्य के हैं। बस आपको याद रखना TMA पाई, मतलब ज़्यादा आपको इजी है क्योंकि दोनों एक जैसे ही है, एक स्टेट के हैं, दोनों में सन वही है, सिर्फ आपको ये याद रखना। तो एक और है PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 का है ये। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। तो तीनों में क्या बात थी, यही बात थी कि शिक्षण संस्थानों में प्राइवेट जो मतलब राज्य प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान नहीं कर सकता है, प्राइवेट शिक्षण संस्था में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और इस निर्णय को दूर करने के लिए 93वां संशोधन 2005 में किया गया PA पाई फाउंडेशन में। ठीक है, मतलब PA ईमानदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, PA ईमानदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 में ये कहा गया, जैसे 15(5) को जोड़ना पड़ा इसमें कि इसमें प्राइवेट शिक्षण संस्था भी शामिल है और अब आरक्षण दिलवाया जाएगा, और 15(5) में से जोड़ना पड़ा। ठीक है। 15(4) में तो अन्य क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाता है और 15(5) में शैक्षणिक शिक्षण संस्था में। ठीक है, मतलब जो स्कूल कॉलेजेस है उनमें रिजर्वेशन की बात करता है 15(5). 16 आता है, तो 16 में वही मैंने बता दिया कि इसमें निवास स्थान और उद्भव 2 चीज़ें और है। तो ये 16 जो है मतलब लोक नियोजन में अवसर की क्षमता की बात करता है। इसमें प्राइवेट नहीं आता, लोक कह दिया उसने, हेडिंग में अपने टाइटल में ही कह दिया कि लोक नियोजन में अवसर की क्षमता की बात है। तो लोक की बात है मतलब सरकारी की बात है। तो सरकारी जो है नियोजन सरकारी नौकरियों में लागू होता है, ये प्राइवेट पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो संविदा नियुक्तियों पर और प्राइवेट नौकरी पर लागू नहीं होता है। तो 16(1) का अपवाद क्या है, तो 16(2) है। 16(2) में बताया गया है राज्य के दिन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल से जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उसमें विभेद किया जाएगा। तो 7 चीजें इसमें दी गई है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए, RRC SDPR। तो ये 7 है, इसमें उद्भव, निवास स्थान और हो गया 15 जैसा ही है। ये भी 15 में 5 चीजें हैं और ये 16 में 7 चीजें हैं। उसके बाद 17 और 18 देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्लोज करेंगे और बाकी 19 से 32 तक हम कल कर लेंगे कवर। ठीक है, उसमें बहुत सारे केस लॉ है, बहुत तो टाइम लगेगा, रीड भी देखना है हमको, तो वो सब हम कल करेंगे। ठीक है, अभी पॉसिबल नहीं है और लाइव क्लास में करेंगे कल हम। ठीक है, एक बात और मैं अनाउंसमेंट कर देती हूँ, एक चीज़ और बता देती हूँ कि कल लाइव क्लास होगी यूट्यूब पर 10 बजे मॉर्निंग में। तो डेली मॉर्निंग में 10 बजे आपको यूट्यूब पर फ्री क्लास मिलेगी, वहाँ आप डेली मॉर्निंग में आप ज्वाइन करिए।
लाइव क्लासेस और आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ें रिवीजन क्लास हम आपको वहाँ पे करवा रहे हैं यूट्यूब पर। तो पहले आपका जो मेजर लॉ सारे मतलब मैंने वैसे तो आईपीसी आरपीसी तो मैंने करवा दिए थे, एविडेंस भी करवा दिया था। आईपीसी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं और करवा दूंगी आपको। उसका रिवीजन क्लास का नहीं करा था मैंने, सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे करवाया था आईपीसी में, तो उसका भी रिवीजन में करवा दूंगी लाइव क्लास पे यूट्यूब पर। आपको डेली 10 बजे मॉर्निंग में यूट्यूब पर लाइव क्लास मिलेगी, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। फ्री टेस्ट आपको अवेलेबल रहता है डेली रात में आपको 10 बजे फ्री टेस्ट मिलता है, तो आप वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। एमपीजी के और ये लॉ के सब्जेक्ट के भी आपको टेस्ट देने को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी और व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप चाहे तो व्हाट्सअप कर दीजिए, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब आता है हमारे पास आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 में तो अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है, और उसके बाद आता है तो अस्पृश्यता का अंत कब हुआ, ये वाली बात है भाई। ये तो सबको पता है कि 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी की बात है, तो उसका प्रोहिबिशन किया गया है, अंत किया गया है। तो कब किया गया और क्यों किया गया है, तो एक एक्ट बनाया था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया था संसद ने। तो 1955 से अस्पृश्यता का अंत हो गया। एक कानून और बनाया था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1989 है ना। तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित मतलब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया था संसद ने। इसके अतिरिक्त सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 द्वारा भी संसद ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाई, मतलब ये एक्ट बनाए और इनके द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो SC/ST का लॉ तो हमारे MPDPO के सिलेबस में शामिल है, वो भी हम पढ़ेंगे और हमने वैसे इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख लीजिए। हमने सारे वीडियो कवर करवा दिए थे, क्योंकि जब एग्जाम पिछले साल दिसंबर में होने वाला था तो वो तो कैंसिल हो गया, 5 दिसंबर को होने वाला था। तो हमने तो प्रिपेयर करवा दी थी सारी चीज़ें, सारी वीडियो बना दिए थे। आप चाहे तो आप सारे देख लीजिए, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, या टेलीग्राम ग्रुप से भी आप, या व्हाट्सएप करके भी आपको चाहिए जो, मैं आपको सब शेयर कर दूंगी, ठीक है। उपाधियों के अंत की बात है तो आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करने की बात करता है। तो अनुच्छेद 18(1) में दिए गए पद या उपाधि तो मान्य है। एक में जो बताया गया है, एक में क्या बताया गया है, तो एक तो सेना विधि में जो दिया जाता है उपाधि और सम्मान और विद्या वाला, तो ये दो तो मान्य होते। सरकार की ओर से कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, और 2 उपाधि को छोड़कर सिर्फ सेना में और विधि में दिए जाएगा, ठीक, विद्या में, विद्या में, सेना और विद्या में। और अनुच्छेद 18 जो है 18(4) अनुच्छेद 18(4) भारत रत्न पुरस्कार और इनकी बात करता है, तो ये दिया जा सकता है। 18(4) में दिया गया भारत रत्न पुरस्कार 4 क्षेत्र में दिया जाता है, कला, विज्ञान, साहित्य और खेल के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये 4 क्षेत्र में भारत रत्न दिया जाता है। बाकी 10 क्षेत्र में क्या दिया जाता है, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्मश्री। तो ये 3 सम्मान 10 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें केस लॉ है, ये देख लीजिए। तो ये था हमारे आर्टिकल 13 से तो 18 तक कंप्लीट हो गए हैं। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ये मैंने आपको जानकारी दी। आपको आई होप आप लोगों को ये जानकारी, ये पढ़ाना, ये ट्रिक्स जो है अच्छी लगी होगी, और ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। कोई जुडिशरी एग्जाम अगर आप देते हैं तो, और इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प होगी MPDPO के लिए। तो आप को अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।